हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान एकेडमी में। तो उत्तराखंड वीडियो के 2016 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका सोल्यूशन आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले समय में जो वीडियो के पेपर होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए आज जरूरी है कि आप जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनके सोल्यूशन को एक बार जरूर देख लें, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आने वाले समय में किस तरह के क्वेश्चन जो है वीडियो के पेपर में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप उत्तराखंड टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तराखंड लेक्चर का जो ज्योग्राफी का पेपर है वो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो हम आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है इस पेपर का, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो जो हमारा 8वां जो अनुसूची है संविधान की, उसमें अभी वर्तमान में कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। इसमें हिंदी हो गया, नेपाली हो गया और गुजराती, ये तीनों ही भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। केवल किसको छोड़ करके? राजस्थानी को छोड़ करके। तो पहले का जो सी ऑप्शन हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 8वीं सूची की अगर हम बात करें तो एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, तो शुरुआत में जो 8वीं अनुसूची थी उसमें केवल 14 भाषाएं सम्मिलित थी। बाद में इसमें संशोधन हुए थे और संशोधन के जरिए भी वर्तमान में स्थिति ये है कि इसमें कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं हैं? अभी 22 भाषाएं हैं। संशोधन की अगर बात करें 8वीं अनुसूची में, तो पहली भाषा जो इसमें संशोधन के जरिए जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। और ये अमेंडमेंट था 21वां अमेंडमेंट 1967। इसके बाद इसमें 71वां अमेंडमेंट होता है, यानी कि 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, जिसके जरिए इसमें 3 भाषाएं और ऐड कर दी जाती हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर इसमें अभी 2003 में 92वां संशोधन होता है, यानी कि 92वां अमेंडमेंट होता है, जिसके जरिए इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाल, यानी कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में BDMS भी कह सकते हैं। तो ये 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। तो यहां से आपके क्वेश्चन काफी उठते हैं, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी जो कृति है चिदम्बरा, इसके लिए पुरस्कार दिया गया था। तो दूसरे का जो ऑप्शन सी हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी लेखक भी थे, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर बात करें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो ये मिला था मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप, यानी कि GS कुरुप को। तो यहां से आपका क्वेश्चन उठ सकता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था। अगर आपसे ये पूछा गया है तो आपका आंसर होगा GS कुरुप, यानी कि जी शंकर कुरुप। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि पहले हिंदी जो लेखक हैं उनको किसको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आपका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, और ये पुरस्कार दिया गया था इन्हें 1968 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अपना मतलब निकालना। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 4th क्वेश्चन पर आते हैं। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इस लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है सभी का एक समान होना। चौथे का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो अगर ऑप्शन की बात करें तो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, ये तीनों ही भाषाएं क्या है? उत्तराखंड की बोली के रूप में जानी जाती हैं। कौन सी भाषा नहीं जानी जाती? तो यह है भोजपुरी। तो 5वें का सी ऑप्शन जो हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता है इंसाला का। 6th का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साधु शब्द का स्त्रीलिंग, तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो ये साध्वी। 7th का ए ऑप्शन। 8th क्वेश्चन है। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है शैलेश मटियाणी को। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था 1931 में, और इन्हें जाना जाता है उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? तो जो उपमा अलंकार होता है ये अर्थालंकार का उपभेद होता है। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। इन भेदों के भी क्या होते हैं? उपभेद होते हैं। तो जो उपमा अलंकार है ये उपभेद है किसका? अर्थालंकार का। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई जो छंद होता है इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा इसमें 4 चरण होते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अंत में एक गुरु होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? तो जो से कारक है ये कारक इसमें हो जाएगा अपादान। अंत का बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। कारक की अगर हम बात करें तो कारक का काम होता है किसी भी वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम वाले जो शब्द होते हैं
इनका संबंध बनाना वाक्य के अन्य शब्दों के साथ। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कारक यानी कि से कारक की। तो से कारक दो तरह के कारकों में होता है, एक तो करण और एक अपादान। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ये करण होगा या फिर अपादान होगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी किसी एक चीज से दूसरी चीज के अलग होने का भाव यहाँ पर उत्पन्न होता है तो वहां पर हमेशा अपादान कारक का क्या होता है, यूज होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं या फिर हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पर एक चीज दूसरी चीज से क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है हिनहनान शब्द जो है ये क्या है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द है। तो 12वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। योगाभ्यास में कौन सी क्या है, संधि है। तो योगाभ्यास के अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें मिलता है योग धन अभ्यास, जो कि हमें एक सूत्र देता है अ प्लस अ, और अ प्लस अ से हमें बनता है आ, और ऐसी जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है हमेशा दीर्घ संधि में। तो इसलिए 13वें का ए ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इसमें से किस शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। तो अगर यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन को, तो नीरस को ऐसे नहीं लिखा जाता, नीरस को लिखा जाता है कुछ इस तरह से। पारिवारिक नहीं बोला जाता, बोला जाता है पारिवारिक। इसी तरह से ये जो वर्ड है उज्जवल, ये काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो उज्जवल को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी अतिथि। तो 14वें का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि शिरीष के फूल किसकी रचना है। तो जो शिरीष के फूल है ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यानी कि 15 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है। तो जो आसमान का जो पर्यायवाची शब्द होगा ये होगा गगन, ऑप्शन नंबर सी। अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो अनल जो होता है ये आग का पर्यायवाची होता है, पवन हवा यानी कि वायु का पर्यायवाची होता है, और सुमन कहते हैं पुष्प को। तो 16वें का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है। तो जो हमारी वर्णमाला है उनको क वर्ग ख चौ वर्ग इस तरह से बांटा गया है। तो हर वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है उसे पंचम अक्षर कहते हैं। तो इस प्रकार से जो म शब्द होगा, यहाँ पर म अक्षर होगा, ये क्या होगा, पंचम अक्षर होगा। तो 17वें का जो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसा व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिक्स होने से यानी कि मिलने से बनता है, उसे बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो 18 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये बनता है आधे जो और यों से, इसको मिला करके बनता है ग्यों। इसके अलावा त्र भी एक शब्द है जो कि संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। इसके अलावा स्रो, इससे भी क्या है, एक संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अनाथ शब्द का विलोम इसमें पूछा गया है। तो अनाथ शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो सनाथ हो जाएगा। तो 19 का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो बनावटी हो इसके लिए जो शब्द होगा वो होगा कृत्रिम। 20वें का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी। तो ये की थी पी बेरेन ने। तो 21वें का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 हमको ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों लिखा हुआ है, और हमें पता करना है कि इन चारों में से कौन सी फसलें जो है खरीफ की फसलें हैं। तो इसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा है यानी कि कपास, मूंगफली और मक्का, ये तीनों ही फसलें क्या है, खरीफ की फसलें हैं। जबकि जो सरसों है ये कौन सी फसल है, रबी की फसल है। तो 22वें जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। अच्छा, खरीफ की अगर बात करें तो ये जो फसल है ये बोई जाती है जून जुलाई के टाइम में। इसी तरह से ये जो रबी की फसल है इसको बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के टाइम में। तो ये कुछ फैक्ट्स की बातें हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, आने वाले एग्जाम में काम आ सकती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो ये तो अंडरस्टूड है। 23वें का जो सी ऑप्शन हो जाएगा जीबी पंत विश्वविद्यालय, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना करी गई थी, तब जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य के रूप में थे। उस समय इसे उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसके रूप में इसको स्थापित किया गया था। बाद में 1972 में इसका नाम बदल करके जीबी पंत विश्वविद्यालय पटना के रूप में कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड में कितने विकास खंड है। तो उत्तराखंड में कुल मिलाकर के अभी 95 विकास खंड है। तो 24वें का बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये करंट का क्वेश्चन है उस समय के, तो अभी के लिए रिलेवेंट है। इस तरह के क्वेश्चनों में आप अपडेट रहिएगा, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और आंसर आ जाए इसका।
तो इसका जो उस समय का आंसर है वो है जिला पंचायत देहरादून। अभी हाल फिलहाल में की अगर हम बात करें तो 2019 का जो राष्ट्रीय पुरस्कार पंचायत पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था उधम सिंह नगर को। आने वाले समय में हो सकता है ये चेंज हो जाए, तो इस क्वेश्चन को आप अपडेट रहिएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मलाराम एक प्रसिद्ध है, तो क्या है? तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो 26वें का ए ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। 27वें का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। गुप्ताओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था रूपका। तो 28वें का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन पर आते हैं। द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 क्या है? तो 10 क्या है? ये 2 है। तो 29वें का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तित करता है। तो ये क्या परिवर्तित करता है? तो ये उच्च स्तरीय जो भाषा होती है, यानी कि हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है, इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में बदलता है। तो 30वें का सी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक ग्राम पंचायत में कम से कम अधिकतम वार्ड होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम बात करें पूरे देश में अधिकतम और न्यूनतम वार्ड की, तो ये फिक्स नहीं है, ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो उस आधार पर जो उत्तराखंड राज्य है इसमें मिनिमम जो है 5 वार्ड होने चाहिए और अधिकतम 15 वार्ड होने चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित पूछा गया है तो यहाँ पर 5 से 15 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये वैसे पूछा गया है, जनरल रूप में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है। बाकी अभी जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है वो है नरेंद्र सिंह तोमर, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में भी आप क्या रहिए, अपडेट रहिए, हो सकता है आने वाले समय में ये क्या हो जाए, बदल जाए। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। उत्तराखंड के ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है। जो अभी जो वर्तमान में ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री है वो है अरविंद पांडे। अरविंद पांडे। फिर से वही बात बोलूंगा कि इसमें भी आप क्या रहिए, अपडेट रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए, आने वाले समय में हो सकता है ये चेंज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है हर जो है 100 दिन का रोजगार। तो 34वें का डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो मनरेगा की अगर हम बात करें तो 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एक्ट के तहत इसको लाया गया था, जिसे कि 2010 में इसका नाम बदल करके फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि से संबंधित होना चाहिए? तो जो काम है कृषि से संबंधित ये कम से कम 60 से 62% होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा 35वें का। तो 35वें का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। 36वें का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 2015 को। तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी उसमें जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उनके द्वारा उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है वहां पर इस योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान को कितनी पेंशन दी जाती है? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों ये अपडेट हो चुका है। पहले तो इसमें 800 रुपया प्रति माह दिया जाता था, लेकिन अभी दिया जाता है 1000 रुपया पर मंथ। तो इस क्वेश्चन में भी आप अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि 135 को कितने रेडियन में कैसे लिखेंगे? तो किसी भी डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 35 से तो 3 टाइम्स चले जाएगा, ये 4 टाइम्स चले जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 पाई बाई 4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मनरेगा योजना में मजदूरों की जो मजदूरी है उसका भुगतान किया जाता है। तो ये किया जाता है सीधे यहाँ पर बैंक खाते में जो रुपये हैं वो डाल दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सेम मुखे मंदिर जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है नागराजा से, और ये स्थित है टिहरी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 41वें का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा नौकुचिया ताल। क्वेश्चन नंबर 43। उत्तराखंड केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो केदारनाथ में जो जल आपदा आई थी जून 2013 में आई थी। तो 43वें का सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पिरान कलियर स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रुड़की के नजदीक। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा 44 का, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पिरान कलियर की अगर हम यहाँ पर बात करें
तो यहाँ पर जो है 13वीं शताब्दी की बनी हुई सरकार सबीर पाक की एक फेमस दरगाह स्थित यहाँ पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये करी थी डॉक्टर बोसी सेन ने। तो 42 का सी ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर बोसी सेन ने 1936 में वेस्ट बंगाल की जो राजधानी कोलकाता में विवेकानंद जो प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान केंद्र है, विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से इसकी स्थापना करी थी। बाद में इसका जो बेस है इसको ट्रांसफर कर दिया गया था अल्मोड़ा, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1974 में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने इसको अपने अंदर ले लिया। उसका नाम बदल करके हो गया विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान केंद्र। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो ये है 86%। तो 46 में का बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के 65% भाग पर क्या है? जंगल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो ये है कल्याण सिंह रावत। तो 47 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये है टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो 39 का सी ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। ये एशिया की सबसे ऊंची और दुनिया की सबसे जो है चौथी वो जल विद्युत परियोजना है, सबसे ऊंची वाली। भागीरथी और गंगा का जो यहाँ पर मिलन होता है वहां पर यह परियोजना बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। 50 का जो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्चतम झरना कहाँ है? तो जो वर्ल्ड का उच्चतम झरना है वो स्थित है वेनेजुएला में। तो एंजिल फॉल्स के नाम से, किस नाम से? एंजिल फॉल्स के नाम से ये जो झरना है दुनिया का सबसे ऊंचा, ये स्थित है वेनेजुएला में, जिसकी जो ऊंचाई है ये 979 मीटर है। अच्छा, अगर भारत की हम बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है वह कर्नाटक में कुचिकल झरना। इस बात को आपने याद रखना है। कौन सा झरना? कुचिकल झरना। जनरली एग्जाम में कुचिकल झरना नहीं दिया रहता, वहां पर दिया रहता है जोग प्रपात। तो इसलिए आंसर सब लोग क्या मानते हैं कि जोग प्रपात सबसे ऊंचा झरना है, लेकिन ये सही नहीं है। सबसे ऊंचा झरना जो है वो कुचिकल झरना है। अगर आपसे एग्जाम में केवल जोग प्रपात आपका ऑप्शन रहता है तो ही आपका आंसर सही होगा, जोग प्रपात। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कुचिकल झरना और जोग प्रपात दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, तब वहां पर आप सही मार्क करेंगे कुचिकल झरना को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न राज्यों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य हो गया है? तो यह है कर्नाटक। 91 का सी ऑप्शन जो हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर पूछा गया है उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है गले में। 52 का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन एक कुमाऊनी लेखक नहीं है? तो कौन कुमाऊनी लेखक नहीं है? तो इसमें अगर हम बात करें तो गुमानी, गौरीदत्त पांडे गौरदा और शिवदत्त सती, ये तीनों ही क्या है? कुमाऊनी लेखक है, केवल लीलाधर जगूरी को छोड़ करके। तो 53 का डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध जौलजीबी मेला निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है? तो 54 का जो ए ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? तो ये है सूर्य देवता का मंदिर। तो 55 का जो बी ऑप्शन हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। कटारमल मंदिर की अगर बात करें तो इसे बनाया था 9वीं सेंचुरी में कचूरी राजा कटारमल ने, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा था कटारमल। ये अल्मोड़ा के हवालबाग जो विकास खंड है वहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना था? तो ये है 70%। 56 का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रुड़की में। 1947 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो 57 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमको सम्मिलित करना है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और एक तरफ हमको जनपद दे रखे हैं। तो 58 का जो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है नैनीताल में, नंदा देवी स्थित है चमोली में, राजाजी स्थित है देहरादून में और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तरकाशी में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर भी हमको सम्मिलित करना है, एक तरफ वन्य जीव विहार और दूसरी तरफ जो दे रखे हैं जनपद दे रखे हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि केदारनाथ वन्य जीव विहार ये स्थित है चमोली में, अस्कोट ये स्थित है पिथौरागढ़ में,
सोना नदी वन्यजीव विहार ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और विंसर वन्यजीव विहार ये स्थित है अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बोसी सेन। पीछे हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 61 का सी और बी ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब करी गई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा 62 का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये स्थित है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। 63 क्वेश्चन पर आते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है तो ये किसकी इकाई है? दूरी की। दूरी की अगर सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो ये है पारसेक। इसके अलावा प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। 64 क्वेश्चन पर आते हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सुनील अरोड़ा जो है ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पारित किया गया था सन 2005 में। 66 का सी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। 67 में पूछा गया है, भूकंप अंकन किया जाता है तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ से। तो 67 का ए ऑप्शन जो हो जाएगा से आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो अल्टीमीटर से नापी जाती है ऊंचाई, अमीटर से नापा जाती है धारा, और बैरोमीटर से नापा जाता है दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये उस समय का क्वेश्चन है करंट का। उस समय के हिसाब से इसका जो आंसर था ए और बी दोनों। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है रवीश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 73वां संविधान संबंधित है तो ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। इसके अलावा जो 74वां संविधान संबंधित है यह नगरीय व्यवस्था से यानी कि नगर पालिका से। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नोमन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि जो नोमन बोरलॉग थे इनको हरित क्रांति का पिता बोला जाता है। 1972 से इसकी शुरुआत करी गई थी भारत सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा 71 का वो सही आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? तो यहाँ पर माउस, कीबोर्ड और स्कैनर इनको बोला जाता है इनपुट डिवाइस बोला जाता है। तो 72 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी या कुंजी संयोजन दबाया जाता है? तो ये है F5। तो F5 को दबाया जाता है स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 0 और 1 क्या है? तो ये क्या है? बाइनरी भाषा है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से या जलवायु से संबंधित एक संधि है जिसको कि जापान के क्योटो में 1997 में अपनाया गया था और 2005 से इसको लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करें तो डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा। डेंगू एक विषाणु होता है जिससे कि जो एडिज मच्छर होता है वो इसका वाहक होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खेल कूद से। अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो जिसकी स्थापना करी गई थी यानी कि इनको देने की शुरुआत करी गई थी 1961 से। भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है वो होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद दिया जाने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऋषिकेश में, 79 का बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। 1991 में इस परियोजना की शुरुआत करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पर हमको असंगत शब्द चुनने हैं जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं बैट, रन और कैच। ये एक ही खेल से संबंधित है जबकि पंच क्या अलग खेल से संबंधित है। तो 81 का जो डी ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन निम्न में से स्रावित होता है। तो ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है अग्नाशय से। तो 82 का सी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से क्या हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है। रक्त में शर्करा की मात्रा जो आती है बढ़ जाती है।
क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पर हमको रिक्त स्थान भरना है। एक सीरीज दे रखी है नंबरों की। अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखें तो ये क्या है, नंबर जो नेचुरल नंबर होते हैं एक के बाद एक उनके स्क्वायर्स हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर कितने का आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो 83 का सी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। 84 पर आते हैं। 84 में हमको अगर देखें तो यहाँ पर ए और ए इस तरह से अल्टरनेट कम चल रहे हैं, जबकि सी के बाद डी छोड़ करके ई आया हुआ है, फिर एफ छोड़ करके एफ, फिर एच छोड़ करके आई, फिर आई के बाद जे छोड़ करके क्या आ जाएगा, अगला के आ जाएगा। तो 84 का सी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक आएगा ये पूछा गया है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इस लाइन का जो सम आ रहा है वो 17 आ रहा है, और इस लाइन का सम भी कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो इसको भी हमें कितना बनाना पड़ेगा, 17 बनाना पड़ेगा। तो 99 + 6 हमें देगा 15। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, जिससे कि इस रो का जो इस कॉलम का जो सम बन जाए क्या बन जाए, 17 बन जाए। तो ऑप्शन नंबर जो बी आ जाएगा इसका 85 का सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, एक परीक्षा में आभा ने रिया से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो हमने आभा लिख लिया और रिया लिख लिया, और आभा के अंक क्या है, रिया से ज़्यादा है। उसके बाद वो बोल रहा है कि राहुल ने आभा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, राहुल ने आभा से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो राहुल जो है ये आभा से कम अंक प्राप्त करता है। अब यहाँ पर रिया और राहुल के बीच में कोई संबंध नहीं है, जबकि ये पूछ रहा है कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ का पता नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें जानकारी जो है वो अपर्याप्त है। तो 86 का डी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। 87 की अगर हम बात करें तो 87 में हमको यहाँ पर एम एन के रूप में संकेत दे रखे हैं, उनकी जगह पर प्लस माइनस और इनटू हमें वहाँ पर डालना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो सिंपल सा BDMS यानी कि जो बॉड मास रूल होता है उसको लगा करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो उस हिसाब से इसका जो आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 5, 87 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणकों का योग पूछा गया है। तो 5 गुणक कौन होते हैं, 3, 6, 9, 12 और 15। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 88 का जो ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 89। सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप करती है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में 2700 शब्द टाइप करती है। तो इस हिसाब से 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 45 वर्ड हो जाएंगे। तो 3 मिनट में कितने हो जाएंगे, 135 वर्ड हो जाएंगे। तो 89 का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। 25 छात्रों की औसत आयु हमको दे रखी है 17। तो औसत में क्या होता है कि अगर हमसे किसी की आयु की बात करिए तो हमें मान लेते हैं कि सबकी आयु कितनी है, 17, यानी कि 25 के 25 छात्रों की आयु हमने क्या मान ली, 17 मान ली। अब यहाँ पर एक आदमी आने से औसत आयु 1 बढ़ जाती है, यानी कि हर एक की आयु कितनी हो जाती है, 18 आ जाती है। तो जो नया आदमी जुड़ेगा उसकी आयु भी इनके साथ सम्मिलित होने पर कितनी बन जाएगी, 18 बन जाएगी। यानी कि जो नया आदमी आया था उसकी आयु 18 तो बन गई, लेकिन उसने इन 25 लोगों को एक एक्स्ट्रा आयु और दी है। तो अगर मैं इनमें से ये एक्स्ट्रा आयु हटा करके इसमें ऐड कर दूं तो मुझे कितनी आयु मिल जाएगी, 43 मिल जाएगी। यानी कि 90 का ए ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक टोकरे में 400 अंडे हैं, 8 दर्जन यानी कि कितने हो गए, 96 अंडे हो गए, वो सड़ जाते हैं। तो बचे कितने, 304। तो 304 अंडे बचे कितने में से, 400 में से, जो कि सही होंगे। अब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 76% निकलेगा। तो 91 का जो सी ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक मात्रा है। तो मौलिक मात्राएं क्या होती है, समय, लंबाई और वो। तो समय, लंबाई और द्रव्यमान, इनको बोला जाता है मौलिक मात्राएं। समय, लंबाई और द्रव्यमान, ये क्या होती हैं, मौलिक मात्राएं होती हैं। 93। किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। तो ये बोला जाता है मासड़ ताल को। ये कहाँ स्थित है, टेहरी गढ़वाल में स्थित है। तो 93 का ए ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः 39, 72 और 108 सेकंड पर बदली हैं। यदि वे सुबह के 7 बजे एक साथ बदलती है तो इसके पश्चात वो एक साथ कब बदलेंगी। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये जो हमें समय दे रखा है इनका क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। एलसीएम जो आएगा वो सेकंड में आएगा, फिर उसको अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 94 का जो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड। 95 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। तो इसी प्रकार से रविशंकर का संबंध किससे है, तो ये संबंध है इनका सितार से। तो 95 का बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा।
अगले वाले क्वेश्चन में एक शब्द दिया गया है मार्च, उसको कोड की भाषा में लिखा गया है। इसी प्रकार से हमें अप्रैल का यहाँ पर कोड बताना है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो मार्च और इस कोड में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर जो एम है उसका रिवर्स एल यहाँ पर लिखा गया है, ए का रिवर्स जेड लिखा गया है, आर का रिवर्स क्यू लिखा गया है। तो इसी प्रकार से ए का रिवर्स क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, पी का रिवर्स क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और आर का रिवर्स क्या आ जाएगा, क्यू, आई का आ जाएगा एच, और एल का आ जाएगा के। तो इस हिसाब से 96 का जो ए ऑप्शन बन जाएगा सही आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लुधियाना से प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है। बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात इसकी घोषणा करी जाती है। अगली बस 4:30 बजे जाएगी, तो इसकी घोषणा किस समय पर की जाएगी, ये हमसे पूछा गया। अब 4 घंटे में एक बस रवाना होती है और अगली बस 4:30 बजे जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो इससे पहले बस गई होगी वो 12:30 बजे गई होगी, लेकिन इसका जो अनाउंसमेंट हुआ है वो 20 मिनट के बाद हुआ है। तो अगर मैं 12:30 में 20 मिनट ऐड कर दूं तो इसका अनाउंसमेंट कब हुआ होगा, 12:50 पर, और यही हमसे पूछा गया है। तो 97 का बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमको 80 पैरों वाले भैंसों के एक झुंड में आधी भैंसें हैं, एक सींग वाली है, यानी कि 80 भैंसों की, यानी कि 40 भैंसों की एक सींग है, और शेष आधी यानी कि 40 की कितनी है, 2 सींग है। तो कुल कितनी सींग है ये हमसे पूछा गया है यहाँ पर। तो 80 पैरों की अगर हम बात करें तो इस हिसाब से कितने वहाँ पर भैंसें हुई, वहाँ पर भैंसें हुई 20, और 20 भैरों में से 10 भैंसें एक सींग वाली हैं और 10 भैंसें 2 सींग वाली हैं। तो इनके मिलाकर के हो गए 20 सींग और इसके मिलाकर के हो गए 10 सींग। तो टोटल कितने सींग बन गए, 30 सींग बन गए, यानी कि 98 का डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें यहाँ पर हमको एक श्रेणी दे रखी है और पूछा गया है कि इसमें अगला अक्षर कौन सा होगा। तो इस श्रेणी को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4-4 का एक पेयर बन रहा है। क्रमागत जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द हैं उनको लिखा गया है WXYZ, उसके बाद QRST, उसके बाद KLMN। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखें तो यहाँ पर T और W के बीच में U और V को छोड़ा गया है। इसी तरह से यहाँ पर N और Q के बीच में O और P को छोड़ा गया है। इसी तरह से जब यहाँ से एक नई सीरीज बनाई जाएगी 4 की, तो यहाँ जो अंतिम अक्षर होगा वो कौन सा होगा, H होगा, क्योंकि H के बाद I और J को छोड़ करके क्या आता है, K आता है। तो इस हिसाब से 99 का जो बी ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर का। इसमें पूछा गया है एक मैदान की लंबाई है 90 मीटर, चौड़ाई है 70 मीटर। एक व्यक्ति उसके किनारे पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, उसे 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 90 + 70, और ये चीज़ कितनी बार होगी, 2 बार, क्योंकि आयत में 2 लंबाइयाँ होती हैं, 2 चौड़ाइयाँ होती हैं। तो इस हिसाब से ये 90 + 70 160 + 160, यानी कि कितने मीटर दौड़ेगा एक चक्कर में, ये दौड़ेगा 320 मीटर। लेकिन वो कितने चक्कर दौड़ा है, 5। तो एक चक्कर में अगर 320 है तो 5 चक्कर में कितना हो जाएगा, 1600 मीटर हो जाएगा। 1600 मीटर का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, यानी कि जो वो व्यक्ति है वो 1.6 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, तय करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और हमें निकालना है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा 4। दूरी कितनी है, तो दूरी है 1.6, 4 है 4। हमें टाइम को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटू कर देंगे 16 के साथ। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 15 टाइम्स चले जाएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 मिनट इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 100 का जो बी ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये था दोस्तों उत्तराखंड वीडियो 2016 का पेपर जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसी तरह से आने वाले समय में हम और भी यहाँ पर पेपर डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसे जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए।